तो यदि एंगल के बारे में बात करेंगे हम, तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि एंगल डेविएशन देके छोड़ेंगे तो एंगुलर एसएचएम होगा। तो पहले आइए उसकी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, कंडीशन ये है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द एंगुलर डेविएशन होगा। जो आपने एंगुलर डेविएशन दी है, नेगेटिव साइन क्या बताता है? अगर ऊपर की तरफ डेविएट करोगे तो रिस्टोरेशन का मतलब टॉर्क नीचे लगेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन देने पे मैग्नेटिक टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, और क्लॉकवाइज डेविएशन देने पे मैग्नेटिक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तभी तो हुई रिस्टोरेशन, राइट? सो दिस इज द कंडीशन। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन राइट इट एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी kr, हियर इट विल बी माइनस थीटा। लेट्स अवॉइड टू राइट वेक्टर एवरी टाइम, बट वी नो कि वेक्टर से डील कर रहे हैं। द वेव फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक उसी प्रकार से टॉर्क को लिखा जा सकता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, मेरे दोनों एक जैसे बनते हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा, ठीक है ना? तो अल्फा जो है दैट विल बी इक्वल टू के आर बाई आई इंटू माइनस थीटा, यू कैन से रख देते हैं डायमेंशंस वगैरह को मद्देनजर रखते हुए के आर बाई आई को ओमेगा स्क्वायर। सो एक और कंडीशन आ गई कि अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो यू विल से टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, सो दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट आई बाय के आर, 2 pi under root I by kr, and that will be the formula for time period for angular SHM, angular SHM। मैग्नेटिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो हम क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, तो हम कहेंगे शेयर वी नो की जो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है वो मैग्नेटिक टॉर्क टाउ एम लगता है m क्रॉस b। टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, आप क्या बोल सकते हैं? टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, taking magnitude both sides, you can say tau m will be equal to mb sin phi, mb sin phi। तो यहां जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई यदि आता तो एसएचएम होता, मगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन फाई आ रहा है, तो आप बोलोगे इन जनरल ऑसिलेटरी तो है, ऑसिलेट तो करेगा, मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे एसएचएम नहीं है, बट नॉट एसएचएम। ऑसिलेटरी है मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। बट फॉर स्मॉल एंगल्स, यदि आप डेविएशन ही बहुत छोटी दो, बस स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से यानी मीन पोजीशन से बस थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल एंगल साइन फाई विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई, सो यू कैन से कि जो हमारा मैग्नेटिक टॉर्क आएगा वो अप्रोक्सीमेटली एम बी इंटू फाई आएगा। नोट दैट कि अब की बार मैग्नेटिक टॉर्क स्मॉल एंगल्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आ रहा है, यानी अब की बार ये एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अब की बार इसका टाइम पीरियड निकालना पॉसिबल है। तो आप बोलोगे बाय कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन टाउ एम इक्वल टू के आर इंटू थीटा, के आर इंटू फाई, वी गेट के आर की वैल्यू, रिस्टोरिंग कांस्टेंट के आर कितना निकल कर आ गया? एम बी के बराबर। Therefore, जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय के आर, आज के बाद वो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑसिलेट करता था तो रिस्टोरिंग कांस्टेंट P इंटू ई आता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब की बार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ गया। सो फाइनली दैट्स द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। Alright, so this is the time period of oscillation of a bar magnet inside the region of a uniform magnetic field. Physically हम फील कर चुके हैं, सारी मैथमेटिक्स हमारे सामने है। चले अगले पॉइंट की तरफ। बात करनी है अब 15th पॉइंट की, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? हम बोलेंगे दिस इज स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बार मैग्नेट। सॉलिड्स के साथ कंबाइन कर रहा हूं मैं, सॉलिड्स के साथ, ठीक है? सॉलिड का जो चैप्टर होता है फिजिक्स में उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ऑल। याद आया? तो हम कहेंगे कि देखिए ऐसा है, ये ले लेते हैं हमारा बार मैग्नेट, दिस इज माय नॉर्थ पोल, दिस इज माय साउथ पोल।
वैसे भी हमें पता है मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है, तो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स से। वैसे भी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और दोनों की पोल स्ट्रेंथ हम स्मॉल एम और स्मॉल एम लेकर चल लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप बोल सकते हो, जस्ट लाइक चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 by r square mod q1 q2, वी हैव मैग्नेटिक फोर्स। देखना जरा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा k तो वैसे का वैसे रहेगा, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी दोनों जगह m बाय दोनों के बीच की दूरी। तो आप बोलोगे पोल टू पोल सेपरेशन मैग्नेटिक लेंथ या फिर 2a कहलाती है, पोल से पोल के बीच की दूरी। तो आप कहेंगे lm का स्क्वायर, lm का स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज k की वैल्यू आप लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट विल बी m स्क्वायर एंड इट इज 2a का स्क्वायर, m स्क्वायर बाय 2a का पूरा स्क्वायर, 2a का यानी मैग्नेटिक लेंथ का स्क्वायर। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। एक बार मैग्नेटिक फोर्स आ गया है तो इसके बाद स्ट्रेस कैसे निकालोगे भाई? इतना ही मैग्नेटिक फोर्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दैट कैन बी रिटन एज फोर्स। आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको अगर दिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो आप डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई? इतना ही फोर्स अंदर से भी लग रहा होगा सिस्टम की स्ट्रेस मतलब बैलेंस करने के लिए इस मैग्नेटिक फोर्स को, तो वही रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा। तो स्ट्रेस हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेन कैसे निकलेगा? आप बोलेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो जो भी आपका स्ट्रेस निकाला है आपने, इसे आप डिवाइड कर देंगे यंग्स मॉडुलस से या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, यंग्स मॉडुलस। ऑलराइट, बात आ गई समझ में? सिंपली आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि उसे आप चेंज करेंगे। सो स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन निकल कर आ जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। यू कैन डील विद इट दिस वे। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अगले सोर्स की, अगले पॉइंट की। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स, और ये अभी के लिए हमारे डिस्कशन का आखिरी मुद्दा है। गॉस लॉ क्या होगा? ये होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds दैट विल बी इक्वल टू, जैसे क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता था। तो ये म्यू आर म्यू नॉट पोल स्ट्रेंथ होगा, मगर जितना पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ होगा उतना ही नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ भी होता है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट। अगर नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव मान रहे हो तो कन्वेंशनली साउथ पोल का फिर नेगेटिव मानना चाहिए। सो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो क्लोज्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा ही जीरो निकल कर आएगा। और इसके पीछे का कारण ये है, सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल्स आपके सिर्फ अकेला नॉर्थ या सिर्फ अकेला साउथ किसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली होंगी उतनी ही साउथ पर आके टर्मिनेट हो गई होंगी। इफेक्टिवली आपका फ्लक्स कितना निकल कर आएगा? जीरो। सो यू कैन से सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नेवर एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का डिस्कशन हमारा बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज को लेके कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस करने वाले हो, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पक्का है कि इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा। अगर वर्स्ट केस में मैग्नेटिक्स में से या बार मैग्नेट से सवाल उठ के नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से फेस करोगे। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि जो पहली बार इस यूनिट चैप्टर को देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में अच्छे से कर चुके हैं, उन्हें तो ये काफी इजी लगा होगा, और जो पहली बार इसे देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी अब इसके बाद रिवाइज कर लें, डाइपोल फेज 2 और डाइपोल फेज 3 में मैंने जो आपको पढ़ाया है, सो दैट ये दोनों ही इंपॉर्टेंट और प्रोबेबल सेक्शंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं इसमें हमारी इक्वली कमांड हो जाए और सिलेक्शन जरूर हो। ऑलराइट, सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, जल्दी मुलाकात होगी बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ भी। बाय बाय।